नहीं माना और उसी का परिणाम है कि आज हम उस व्यक्ति पूजा के शिकार बने हैं और उन नेताओं के कारण नेताओं ने जहाँ भी हमें खड़ा किया, जहाँ भी बेचा, हम लोग बिकते चले गए। और ये मैं एक सामान्य बात मानता हूँ, ये भी मैं पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़ इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। ऐसा है, जब अज्ञानता हमारे पूरे समाज में थी, आज़ादी से पहले हमारे में शिक्षा का कोई वो ही नहीं था। जैसे जैसे हमने शिक्षा पाई है और बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए एक नारे को अभी अपने आप में संकलित नहीं कर पाए हैं, कहीं कहीं सुन लेते हैं कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जैसे जैसे ये शिक्षा का अमृत जो भी नौजवान पी के बाहर आ रहा है, वो दहाड़ भी रहा है और ललकार भी रहा है, और उस ललकार को आने के लिए एक वक्त लगता है। क्रांति धीरे धीरे, या आपको लगती है कि क्रांति आ रही है, लेकिन क्रांति धीरे धीरे नहीं आती। क्रांति के लिए बेसमेंट धीरे धीरे बनता है। आज भारत में एक जन क्रांति के लिए प्लेटफार्म तैयार हो रहा है, जिसमें संविधान की अवहेलना, न्यायपालिका का डरा हुआ होना, विधायिका का अपने आप में बंदी बना दिया जाना और न्याय को मनमाने तरीके से डिफाइन करना, और न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी खुलेआम परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद ये जो चलता है, जो देश के संविधान को भी गिराता है और देश की पहचान को भी गिराता है। दूसरा, देश के साथ हो रहे छलावे को छुपाकर, झूठी किंवदंतियां गढ़कर हमारा मीडिया जिस तरह से देश को बरगला रहा है, वो इस बात की चिंता इस देश में नहीं की जा रही कि देश का नौजवान बेरोजगार है। इस बात की चिंता नहीं की जा रही है कि हम कितने, बहुत बड़ा देखिए इस समय एक आंदोलन हमारी बालिकाओं ने किया। हमारा समाज एक ऐसा समाज रहा है भारत का, जहाँ नारी का शोषण होता रहा है, ये भी इतिहास में, लेकिन वो छुपा के किया गया कि दलित की नारी या गरीब की महिला, जोरू की एक शब्द है, बड़ा गंदा शब्द है, उसे कहने में थोड़ा अटपटा लगता है कि जोरू की लुगाई सारे गांव की भौजाई, मतलब वो गरीब की बीबी, इस पूरा गांव उसे के साथ बदतमीजी कर ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज मैं न्यायपालिका से भी पूछना चाहता हूँ, विधायिका से भी पूछना चाहता हूँ, प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि जिस संविधान में ये चीज़ें अभी पास की गई कि नारी के साथ देख भर लेने से घूर के देखना भी अपराध है और उस पर FIR अगर दर्ज हो जाती है तो उसे तत्काल अरेस्ट कर लिया जाएगा, उस संविधान की गरिमा न्यायपालिका बताए तो कि कहाँ गई। FIR दर्ज हुई, उसके ऊपर इतना बड़ा आंदोलन भी चला और वो भी न्यायपालिका के नाक के नीचे चला, सरकार प्रधानमंत्री के नाक के नीचे चला। जो सरकार और प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कहते हैं कि नारी का सम्मान, उसकी एक संस्कृत का उनका वो है कि नारी जिस जगह पूजी जाती है वो पूरा स्थान बड़ा पवित्र हो जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस देश में गरीब की नारी जहाँ पर भी उसका शोषण किया जाता है, शायद वो उनके लिए गौरवान्वित हो जाता होगा। इसके उदाहरण हैं। न्यायपालिका से मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, मैं किसी और से इसलिए नहीं, क्योंकि आज हर व्यक्ति न्यायपालिका के पास जाकर के न्याय की गुजारिश करता है। हाथरस की बेटी को रात में किस आधार पर जला दिया गया बताए न्यायपालिका, और न्यायपालिका ने क्या संज्ञान लिया। सबसे बड़ी ज़रूरत है कि संविधान को बचाने की जिम्मेदारी, उसे देखने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की। अगर अखबार में छपा, मीडिया में आया, तो न्यायपालिका ने उस पर क्या संज्ञान लिया। क्या सिर्फ न्यायपालिका जातिवादी बन के रह जाएगी? सिर्फ न्यायपालिका उन लोगों को न्याय देगी जो गुंडे और बदमाश हैं, उनके लिए संरक्षण का काम करेगी? सरकार क्या सिर्फ उन लोगों के साथ खड़ी होगी जो न्याय को खरीद सकते हैं, गुंडागर्दी से दबा सकते हैं, या उन बालिकाओं को, जिन बालिकाओं को चेहरे को देखकर हम राष्ट्रीय गौरव के साथ में मुस्कुराते और अपना सीना फुलाते हैं, आज उन बालिकाओं को खैरियत है वो दिल्ली की सरजमी पर थी और मीडिया उसे देख रहा था। अगर यही सरजमी गांव में किसी लड़की के साथ कर रहे होते तो यही सिपाही और ये सब लोग वो लड़की के साथ में बलात्कार कर रहे होते, ये कोई भी नहीं उन्हें छोड़ रहा होता। ये तो उन लड़कियों का सौभाग्य है कि वो दिल्ली में थी और उनके साथ में लोग बाग थे।
लानत है इस देश की न्यायपालिका, लानत है इस देश की सरकार और लानत है उन अधिकारियों को जो अपनी बेटियों के सर पर पैर रखकर कुचलने का जो कुकृत कर रहे थे, उनको अभी तक गौरवान्वित किए हुए हैं। क्या नहीं लगता आपको इस देश के अंदर चिन्मयानंद जैसे, सेंगर जैसे और इसके अलावा और भी बलात्कारी लोग रहे हैं जो भाजपा से संबंधित हैं, उनको बचाने का सरकार काम कर रही है? क्या सरकार को गुनहगार इसमें साबित नहीं करते न्यायपालिका के साथ साथ? अरे पूरे साहित्य गुनाह के, बलात्कार के गुनाह से भरा पड़ा है। हाँ। पूरा साहित्य, जिनको हम ग्रंथ कहते हैं, कोई धर्म ग्रंथ कहता है, कोई कुछ कहता है, हाँ। हर एक ने अपनी अपनी एडवोकेसी देके बलात्कार से बचाते रहे हैं इस देश के। तो पूरे साहित्य को हाँ। अगर पढ़ा जाए तो नारी का जितना शोषण हमारे साहित्यों में हुआ है, उन साहित्यों को जला देना चाहिए था। लेकिन वो पूज्य हैं, वो सब पूज्य हैं और नारियां उसकी पूजा करने में आगे आ जाती हैं। ये देश नौजवानों को पढ़ लिख करके उन साहित्य को पढ़ना है और उस साहित्य को पढ़ के उसकी अच्छाई और बुराइयों को मनन करके उसे जलाएं, तब इस देश में नई क्रांति आएगी और वो क्रांति का वक्त आ गया है। सर, हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो गई है, आप कह रहे हैं उन्हें जलाया जाए? संगोल रख दिया गया है, हिंदू राष्ट्र की कल्पना शुरू हो गई है। अरे हम तो बता रहे हैं, तुम हिंदू राष्ट्र बनाओ तो तुम्हें ही तुम्हारी खिचड़ी मालूम याद आ जाएगी। तुम जब हिंदू राष्ट्र बना लोगे, तुम ही अपनी बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे होगे, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे में ही ब्रह्मा मिलेंगे, तुम्हारे में ही विष्णु मिलेंगे, तुम्हारे में ही महेश मिलेंगे, तुम्हारे में ही ये सब मिल जाएंगे जिनकी तुम्हें ज़रूरत है। हिंदू राष्ट्र ही बनाओ। हिंदू राष्ट्र में तुम्हें मिलेगा क्या? बेटियों के साथ बलात्कार और उसकी एडवोकेसी। आप बताइए एक ग्रंथ, कोई सा भी ग्रंथ उठा लीजिए जिसमें मानवता की रक्षा के लिए दो बातें कही गई हों। ये देश कहानियों पे गढ़े गए भगवानों के द्वारा निर्मित है। ये देश बर्बादी की तरफ इसलिए जा रहा है कि यहाँ कहानियाँ बहुत ज़्यादा बलशाली हैं। यथार्थ की बात को न पढ़ा है किसी ने। देखिए, इस देश का साहित्य, जितना भी साहित्यकार है, बौद्ध धर्म को नहीं पढ़ता है। क्यों नहीं पढ़ता है? क्योंकि बौद्ध धर्म सच्चाई को बताता है। बौद्ध धर्म का एक एक अक्षर प्रमाणित है, प्रैक्टिकल तौर पर प्रमाणित किया जा सकता है कि इस शब्द का ये अर्थ है और जीवन में इसका ये उतार चढ़ाव, ये इसका फ़ायदा होगा। इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि उसे पढ़ोगे तो जितने भी ये धर्म ग्रंथ तुम्हारे लिखे गए हैं, जिन पर आप अंगुली उठाने की बात करते हो, तो कोई 50 लाख का उसके ऊपर आ जाता है कि 50 लाख देंगे, उसका सर कलम करके ले आओ। हो सकता है कि मेरी भी कीमत कोई लगा दी जाए और उस कीमत को लगाने के बाद मेरा भी सर कलम कर लिया जाए और न्यायपालिका ये कहे कि हमारे पास तो कोई साक्षी नहीं था इसलिए वो नहीं है। आज मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ अगर कुछ हुआ तो इस देश की न्यायपालिका उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानी चाहिए, क्योंकि ये न्यायपालिका आज की तारीख में बंदिश में आ गई। डॉक्टर साहब, आप संविधान की दुहाइयाँ दे रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। आज संविधान आपको लगता है कि आपका काम कर रहा है? संविधान काम नहीं कर रहा होता तो आज मैं बोल थोड़ी रहा हूँ। ये संविधान है। बातें आप हिंदुत्व की कर लो, बातें आप इस्लाम की कर लो, बातें आप बौद्ध धर्म की कर लो, ये बातें ही हो सकती हैं। भारत के संविधान की जिस दिन हटाया जाएगा कि ये मुल्क नहीं बचेगा, चाहे प्रयत्न कैसे भी कर लो। अब जबान खुलने लगी है और ये जबान चुप हो सकती है, दबाई जा सकती है, लेकिन जब ये ब्लास्ट करेगी तो नेस्तनाबूत हो जाएगा ये देश। और मैं समझता हूँ अगर वो वक्त ना आए तो इस देश के लिए अच्छा होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि 27 आते आते, मैं आज कह रहा हूँ 2027 आते आते इस देश में कोई क्रांति होगी, कोई क्रांति होगी और वो क्रांति इस देश को नया देश बना के देगी। चाहे वो सामाजिक क्रांति हो, चाहे खूनी क्रांति हो, चाहे सामाजिक विद्रोह हो, 27 तक इस देश में कुछ न कुछ हो जाना है। सर, 3.5% लोग आज 85% को मतलब एक हवा लग रहा है और अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। नहीं, ऐसा है, आप जिसे कह रहे हो कि अपनी बात नहीं कह पा रहे, ये गलत बात है। मैं बताऊं क्या है, जो राष्ट्रीय मीडिया है, जिसे बड़ा मीडिया कहते हैं, सोशल मीडिया को बहुत छोटा मीडिया कहा जाता है, लेकिन सोशल मीडिया आज की तारीख में क्रांति लाए हुए है।
लेकिन क्रांति लाने वालों की संख्या बहुत कम है, उनके पास संसाधन नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है। लेकिन घर घर से अम्बेडकर पैदा हो रहा है, घर घर में सवाल पैदा हो रहा है कि हमारी रोजी कहाँ है, हमारी रोटी कहाँ है, हमारा रोजगार कहाँ है, हमारी सुरक्षा कहाँ है। ये हर व्यक्ति अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की अब बात करने लगा। क्या लगता है इस देश के अंदर जो है आने वाले समय में जो है 2024 में चुनाव है, अगर देश के युवाओं को या देश के वोटरों को कुछ समझाने की या संदेश की बात की जाए, वोट की चोट के लिए भी कुछ कहेंगे क्या? मैं एक ही पूरे राष्ट्र के सामने एक शब्द रखना चाहता हूँ। हाँ। अब आप अपनी जाति को छोड़िए, हाँ। अब अपनी पार्टी को छोड़िए, हाँ। आप संविधान को बचाने के लिए एक मत होकर एक पार्टी को अपना वोट दीजिए। भूल जाइए कि आपके साथ में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ है। इस सरकार को हटाने के लिए आपको एक मत होकर के संविधान के समर्थन में वोट डालना है। ये मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। साथ ही इस कार्यक्रम की और भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए 17 अक्टूबर 2023 पार्लियामेंट एनेक्सी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब एनेक्सी में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के धम्म परिवर्तन दिवस, धम्म दीक्षा दिवस 14 अक्टूबर के उपलक्ष्य में 17 अक्टूबर को दिल्ली में हम एक राष्ट्र का बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। आप सब लोगों से इस मीडिया के द्वारा आप सबको निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर उस कार्यक्रम में इसलिए भाग लीजिए कि राष्ट्र के निर्माण का संदेश उस दिन हम देने का प्रयत्न करेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस तरह से 14 अक्टूबर 56 को नागपुर से संदेश दिया था कि मुझे धर्म पूरे देश को बौद्ध देश बनाना है, बौद्ध धर्म की बात करने वाला देश बनाना है, ठीक उसी तरह से हमें संविधान को बचाने का आह्वान 17 अक्टूबर 2023 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन क्लब एनेक्सी में हम आयोजन कर रहे हैं। बड़ा आयोजन कर रहे हैं। आप सब लोगों से राष्ट्रीय चेहरा भी होगा क्या? उसमें राष्ट्रीय चेहरे भी होंगे, लेकिन जब तक किसी की हमें आदेश नहीं मिल जाता है तब तक हम इस बात को नहीं कह रहे हैं। लेकिन निर्णायक फैसला वहाँ पर होगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। और उसका हमने नाम रखा है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का धम्म दीक्षा दिवस है। और साझा विरासत के तौर पर हमारे माननीय नेता शरद यादव जी के स्मृति में भी है, उनके आंदोलन का वो भी था कि साझा विरासत लेकर के चलो। इस परिवर्तन के युग में साझा संघर्ष करने के लिए हम इस दिवस को मनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप सब लोगों से निवेदन है कि इस साझा विरासत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर धम्म दीक्षा दिवस पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब एनेक्सी में पधारने का कष्ट करें। आप लोगों के हम आभारी होंगे। क्या रहेगी सर? 11-12 बजे का टाइम रहेगा सवेरे। हाँ। इसलिए आप समय पर वहाँ पहुँचें। आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.